चलिए अब हम पर पहुंच रहे हैं अपने अगले सवाल पर, एनसीईआरटी के हल। ये है सवाल नंबर 29। पहुंच गए हैं हम सवाल नंबर 29 पर। 1, 29। ये देखिए, किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। खोखले आवेशित चालक में, खोखला है, ध्यान रखना, भरा हुआ नहीं है। तो खोखला आवेशित चालक ऐसे बना देता हूं, देखो। थोड़ी देर के लिए ऐसा कर लेता हूं, देखो ये खोखला आवेशित चालक है। ये देखिए, ये खोखला हो गया अंदर से और यहां से भरा हुआ है। ये देखो, ये देखो, यह है खोखला आवेशित चालक। ठीक। अब ये कहता है कि इसमें दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। एन अविलंब दिशा बहिर्मुखी है तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यानी सीधी सी बात है कि इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। सीधी सी बात, सबसे पहली चीज़ ये है। अब इसमें एक छिद्र कर दिया गया, छिद्र कर दिया गया, यहाँ पर एक छिद्र कर देते हैं, इसमें ऐसे एक छिद्र कर देते हैं। देखो ये छिद्र कर दिया मैंने। ठीक। ये जो है ये छिद्र है। छिद्र, ओके। छिद्र को कैसे यार, ये बन गया, देखो बहुत दिनों बाद ये बनाने होते हैं तो ये जो है ये बना दिया। देखो मैंने छिद्र, ओके, ये है छिद्र। ठीक। कह रहा है इस छिद्र में, यानी इस छिद्र में आप ये मान के चलिए कि इस छिद्र में ये धातु या ये गोला या पृष्ठ, इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है छिद्र, ये खाली जगह है। ठीक। इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, यानी इस छिद्र में जो विद्युत क्षेत्र होगा ई, वो कितना होगा। ये कह रहा है कि वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा जी। ठीक। अब इसमें हम निकालते कैसे हैं, देखिए बिल्कुल सरल है ये बात, समझना बहुत आसान है। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, दो प्लेटों के कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालें, गॉस का नियम लगाकर अगर हम लगा लें, गॉसियन सरफेस में इस पे लगा दें सिग्मा प्लस, इस पे भी लगा दें प्लस सिग्मा घनत्व है प्लस सिग्मा। ठीक। तो हम जान रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हमने पहले के उदाहरण में पढ़ लिया। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके कारण वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इस प्लेट के पास इस वाले इलाके में, और यहाँ होगा 0, बीच में कितना होगा, 0 होगा, और इधर भी कितना होगा, इसके कारण होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बीच में कितना होगा, ये होगा E बराबर 0। ठीक। अब यहाँ ये तय करना होगा कि इसमें इस प्लेट की वजह से आने वाला विद्युत क्षेत्र मान लीजिए ये है ऐसे, और इस प्लेट की वजह से जाने वाला विद्युत क्षेत्र ये है, और विपरीत अगर इसका लेके आए तो ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है, ये वाला विद्युत क्षेत्र है। देखो इसमें ऐसे ऐसे बना देता हूँ, देखो तीर का निशान बना दिया मैंने। तो बीच में प्लेटों की कितना है, 0 है, और यहाँ दोनों का ऐड हो गया, जोड़ दिया गया, यहाँ भी जोड़ दिया गया। अब यहाँ ये तय करिए कि ये जो प्लेट है बिल्कुल इसके सामने, अगर मैं एक प्लेट मान लूँ, ये वाली प्लेट, एक प्लेट ये मान लूँ और एक प्लेट यहाँ मान लूँ ऐसे। ठीक। तो 2 प्लेटें बन गई, और दोनों प्लेटों में जो आवेश का घनत्व है वो दोनों पे सिग्मा है, ये तो बात पक्की है। ठीक। तो अब
अगर ये प्लेट हो यहाँ पे तो कितना बनेगा विद्युत क्षेत्र? अगर ये प्लेट यहाँ पर हो तो कहता है जी जोड़ दिया जाएगा दोनों का, ठीक। और अगर इस प्लेट को हटा लिया जाए, इस प्लेट को यहाँ से, देखो इस प्लेट को यहाँ से हटा लिया जाए, ये देखो ये प्लेट हटा दी मैंने, ये देखो ये हटा दी मैंने, तो कितना बनेगा विद्युत क्षेत्र? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी सामने वाली प्लेट के कारण ही इस छिद्र में विद्युत क्षेत्र होगा। थोड़ी छोटी सी प्लेट बना ली मैंने, थोड़ा थोड़ा सा मैंने पृष्ठ बना लिया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिर्फ सामने वाली प्लेट के कारण होगा। तो उसका मान कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? दो प्लेट एक आमने सामने, दो प्लेट आमने सामने, ठीक। यहाँ देखिए जैसे ये दो प्लेट मान लेता हूँ, यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ मान लेता हूँ, आमने सामने, ये दो प्लेट आमने सामने हैं, ठीक। तो यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए प्लेटों के बाहर, दो प्लेटों के बाहर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? दो प्लेटें मान ली, यहाँ प्लेट वापस लगा दूँ तो देखिए दोनों का जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इनमें से एक प्लेट हटा दूँ, यहाँ एक छिद्र बना दूँ, ठीक, तो कितना बचेगा विद्युत क्षेत्र? सिर्फ इस प्लेट के कारण होगा। यहाँ पे कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा पक्का कि सर खोखले गोले में आमने सामने के पृष्ठों को प्लेट जैसा मान के कर सकते हैं। एक प्लेट हटा लेंगे तो दूसरे के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र रहेगा। और बीच में शून्य होता है, वो तो हो ही रहा है, बीच में शून्य है, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से इधर उधर जाते हैं, ठीक। चलिए समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। गाउस के नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा के पतले लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त करिए। संकेत: सीधे ही कूलाम नियम का उपयोग करके आवश्यक समाकलन का मान निकालिए। यानी एक बड़ा सा सवाल है, आसान, ठीक है। चलिए करते हैं। कह रहा एक प्लस का जो आवेश है, अनंत आवेश है, ये ऐसे, ये अनंत आवेश है, ठीक। यहाँ से कोई बिंदु मान लेते हैं r दूरी पर, ये बिंदु P है, लंबवत दूरी है इसकी ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर इसकी छोटी सी कोई लंबाई लेते हैं। ये छोटी सी लंबाई कितनी ले लें? इसे ले लें dl, छोटी सी लंबाई। तो बताइए इसमें कितना आवेश होगा? इसमें आवेश होगा, थोड़ा सा आवेश होगा dq और ये होगा लैम्ब्डा dl। क्यों? क्योंकि बताया गया एकांक लंबाई में कितना आवेश है? लैम्ब्डा, छोटा सा मान लिया गया, ठीक। और इसे कितनी दूर माने? इसे मान लीजिए l पे। l कहाँ से? जहाँ पर आपने जिस बिंदु से लंबवत लाइन P तक खींची है उसी बिंदु पर, ठीक। ऐसा ही बिल्कुल नीचे करिए, नीचे भी ऐसा ही करिए। समाकलन तक पहुँचना है तो आसान नहीं है मामला, यहाँ पर भी ऐसा ही करिए। यहाँ पर भी एक छोटा सा dl मानिए और इसमें भी थोड़ा सा आवेश मानिए, क्या? dq लैम्ब्डा dl, इसमें भी मान लीजिए। अब यहाँ से इस आवेश को धनात्मक माना
विद्युत क्षेत्र ऐसे बनाइए, छोटा सा विद्युत क्षेत्र DE बनाइए। यहाँ से भी बना लीजिए बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र DE बनाइए। और जो कोण हैं, इन कोणों को थीटा मानिए, थीटा। छोटे छोटे कोण, छोटे बड़े कोण, थीटा। अब देखिए इस DE का परिणामी विद्युत क्षेत्र बना के देखिए, DE कॉस थीटा, इस वाले का घटक और इस ऊपर जाने वाला घटक DE साइन थीटा। ये दोनों अवयव या घटक किसके हैं? इस वाले के हैं। एक आगे एक ऊपर। थीटा के पास वाला घटक या अवयव क्या होता है? कॉस थीटा वाला होता है। सर ये तो याद रहेगा, ये तो पक्का ही हो गया। और उसके लंबवत क्या होता है? साइन थीटा वाला होता है। चलो इसके भी बना लो। इसका भी आगे जाने वाला DE कॉस थीटा और नीचे आने वाला DE साइन थीटा। अब देखिए D साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है? परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? परिणामी विद्युत क्षेत्र EP बिंदु P पर 2E कॉस थीटा। ये देखो ये आ गया। ठीक, कूलाम के नियम से चल रहे हैं। अब ये जो दूरी है, ये क्या मानी तुमने? R, और ये लंबाई क्या मानी? L। तो ये दूरी कितनी होगी? ये होगी R² प्लस L²। यहाँ वाली भी ऐसे ही बनेगी। देखो ये दूरी, ये वाली कितनी बनेगी? ये दूरी R² प्लस L², ऐसे। ठीक, अब मैं बात करता हूँ DE की। DE का मान कितना होगा? अब आप देखते हैं कि छोटे से आवेश को तुमने क्या माना हुआ है? इस छोटे से आवेश को, इस हिस्से में जो आवेश है, इसे क्या माना हुआ है? DQ। कल्पना के अनुसार ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है ये। क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों पर लगता है, तो इसे बिंदु आवेश मान लिया। छोटी सी लंबाई में छोटा सा आवेश, बिंदु आवेश। ठीक, चलिए अब लिखते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक, DE लिखते हैं, छोटा सा है, इंटीग्रेशन का हिस्सा है, समाकलन का हिस्सा है DE। ठीक, इस D से मतलब थोड़ा सा हिस्सा, समाकलन का हिस्सा। चलिए अब देखते हैं DE कितना होगा। DE जरा बताओ, DE कितना होगा? D होगा KDQ बाई R² प्लस L²। पक्का करो, पक्का करो ये होगा कि नहीं। क्योंकि बिंदु आवेश का फील्ड कितना होता है? वो होता है KQ बाई R²। ये होता है, देखो तो K कांस्टेंट हो गया, नियतांक हो गया, Q छोटा सा चार्ज हो गया यार DQ। और कितनी दूर है ये बिंदु? R² प्लस L²। तो इसका स्क्वायर करके लगाना पड़ेगा। R² है तो वर्गमूल हट जाएगा। ये जो वर्गमूल लगा हट जाएगा स्क्वायर करने से। बात सीधी है, सीधा समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। DE कॉस थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा की बात करें, DQ की बात करें, तो कैसे बदलेंगे इस चीज़ को ज़रा बताओ? DL और ये थीटा। तो यहाँ क्या करते हैं? अगर DL को ले लें, देखो बनाओ, टेन थीटा अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो कितना होगा टेन थीटा? ज़रा बताओ। टेन थीटा होगा L/R, L/R। ठीक, अब मैं इसे DL पे ले जाना चाहता हूँ, D थीटा पे ले जाना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ अवकलन कर देता हूँ थीटा के सापेक्ष। तो sec² थीटा इसका हो जाएगा। अब तुम ये मत कहना सर अवकलन नहीं आता, tan² थीटा का sec² थीटा होता है यार, पक्की बात है। और इसका DL बाई D थीटा और नीचे R जो का तुम, ये हो गया देखो। ठीक, तो DL कितना हो गया? DL का मान आ गया R sec² थीटा D थीटा। देखो DL का मान आ गया यार। ठीक, चलो अब यहाँ आ जाते हैं, वापस पुरानी दुनिया में आ जाते हैं। ये जो DQ है ये कितना है? लैम्बडा DL। तो आगे बढ़ा दूँ यहीं पे, तो ये बन जाएगा लैम्बडा। DL कितना है? R sec² थीटा D थीटा। R
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये नया डी क्यू आ गया देखो तुम्हारा, ये रहा नया डी क्यू जो तुम्हें झंझट से मुक्ति देगा, जो तुम्हें परेशानी से मुक्ति देगा, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा, ये हल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं इस चीज़ को, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले, है ना, थोड़ी जगह बना लेते हैं। देखो यहाँ पे समझ में आ गई बात, ये तो डी कॉस थीटा कहाँ से आ रहे हैं तो पता लग ही गया। ठीक, यहाँ बना लेते हैं थोड़ी जगह। देखो चलो इसे भी हटा लेते हैं, सूत्र भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये डी साइन थीटा कॉस थीटा भी तुम्हारी समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन्हें भी हटा देता हूँ, लो ठीक, सभी देखो सब हटा दिया। देखो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक, ये आ गया देखो। ठीक, चलिए यहाँ पे वापस पकड़ता हूँ इसको, फिर से चित्र पे दिखा दूंगा कहाँ क्या हुआ, पहले पकड़ लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से पकड़ता हूँ। देखो ई पी 2DE कॉस थीटा, 2DE कितना था, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। चाहे वीडियो को थोड़ा पीछे हटा के देख लो, कॉस थीटा डी क्यू का मान क्या था, 2K डी क्यू था लेमडा DL कॉस थीटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पक्का। ठीक, ये था देखो। अब DL क्या था, लेमडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक, लेमडा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक, लेमडा आर था कि आर लेमडा आर स्क्वायर था यार, पता करो जरा। देखो DL था आर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर नहीं था, देखो गलती हो जाएगी। ये आ गया देखो, तो ये आ गया DL की वैल्यू लिखते हैं, DL की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। देखो DL को हटा रहे हैं यहाँ से, क्या लिखेंगे DL की वैल्यू, लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, ये आ गया देखो। चलिए 2K लेमडा, एक कॉस थीटा से एक सेक थीटा कट जाएगा, लेमडा आर हो गया देखो यहाँ पे। ठीक, ये बन गया सेक थीटा डी थीटा, ये आ गया देखो। पक्का करो, देखो सब कुछ ठीक है। 2K लेमडा आर, ठीक, ये आ गया। लेमडा स्क्वायर लग गया देखो, लेमडा स्क्वायर कहाँ से आ गया यार, डी क्यू, हाँ एक लेमडा है बस, ओके डन, एक ही तो लेमडा है यार, आर कहाँ से, एक आर आ गया। ठीक है, आगे चलो। अब ये जो चीज़ है आर स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको हटा सकते हो। देखो फिर से बनाना पड़ेगा मुझे ये, अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, यहाँ छोटा करके बना देता हूँ। देखो मैं ऐसे ऐसे, थीटा ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये है आर, तो कॉस थीटा, इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। देखो मुझे क्या लिखूँ मैं, इसे लिखूँ मैं आर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आर स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया देखो। तो 2K लेमडा, एक आर कट गया, आर नीचे आ गया। ठीक, ऊपर क्या पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पहुँचे हैं देखो ऐसे। ठीक, कितना लंबा मामला हो गया चलिए आगे चलते हैं, हटा लेते हैं सारी चीज़ों को। आप वीडियो को पीछे हटा के देख सकते हैं हर चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2KEP जो है 2K लेमडा बाई आर कॉस थीटा का समाकलन हो गया साइन थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, अनंत लंबाई है तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक लगेगा, बताइए कहाँ से कहाँ तक लगेगा थीटा का मान। अनंत लंबाई है 1 0 से 90, तो 0 से 90 पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि देख लें एक बार, थीटा यहाँ से बढ़ता है, इस लाइन से थीटा बढ़ता है, और लंबाई अगर अनंत हो जाती है तो थीटा का मान भी 90 हो जाता है। ये लंबाई यहाँ से अनंत हो जाती है तो थीटा बढ़ता जाता है, देखो ऐसे, तो 90 हो गया, 90 लगा दिया अनंत लंबाई के तार के लिए। चलिए, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, ये वैल्यू हो गई 1 साइन 90 माइनस साइन 0, तो EP
2k लैम्बडा बाई आर, इसका मान हो गया 1। इस समाकलन का मान 1 होगा। अपने तरीके से चेक कर लो भाई। अब ई पी ये हो गया 2k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर, 2 कट गया तो ई पी जो है वो आ गया लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अनंत लंबाई के चालक, अनंत लंबाई के आवेश जिसमें आवेश घनत्व लैम्बडा कूलम प्रति मीटर हो, गॉस का एक अनुप्रयोग हमने किया था इस बारे में, उससे ये फील्ड आती है। ये कहता है उससे नहीं निकालनी थी तुम्हें समाकलन से निकालनी थी, कूलाम के नियम से। तो देखो हमने समाकलन से कूलाम के नियम से निकाली है। वीडियो को पीछे हटाते जाएं, चीज़ों को नोट करते जाएं, कॉपी पे लिखते जाएं, तो पूरा डेरिवेशन तुम्हारे सामने आ जाएगा, किस तरह मैंने थीटा को डी थीटा में बदला है। ठीक, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, जो बच्चे जीव विज्ञान में पढ़ते हैं, उनको इसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि वो शायद इस अवकलन को ना समझें। बाकी गणित वाले तो जानते हैं, गणित वालों के लिए ये सीधा है, आसान है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब आ गए प्रश्न संख्या 31। अब ऐसा विश्वास किया जाता है, अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जो कि सामान्य द्रव्य के नाभिक का निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयों जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने हैं। यानी अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क के बने हैं। ठीक, ये ऐसा माना जा रहा है। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्कों से मिलकर बनता है। 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क ऊपर U द्वारा निर्दिष्ट, जिन पर 2/3e आवेश, तथा डाउन क्वार्क जिन पर -1/3 आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर समान द्रव्य बनाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के क्वार्क भी पाए गए हैं जो भिन्न असामान्य प्रकार के द्रव्य बनाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन सुझाइए। यानी जो आवेश है, क्वार्क 2 तरह का है अगर देखा जाए। एक है 2/3e प्लस, और एक ये है अप। इसे कह रहे हैं कि साहब ये है अप, ये अप है। और एक है -e/3, ये है डाउन। मुझे अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा, एक अप है एक डाउन है। ठीक, अब ये कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कितने होंगे ये बताइए। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर जो आवेश है वो E है प्लस में, तो हमें देखना है कि किस तरीके से ये क्वार्क से प्राप्त होगा, ये आवेश क्वार्क से प्राप्त होगा। तो इन 2 को जोड़ देता हूँ, 2/3e प्लस 2/3e, एक घटा देता हूँ e/3। देखो ज़रा ठीक से देखो कि कुल आवेश प्लस e बना कि नहीं। अप अप डाउन, अप एक अप और एक डाउन, तो क्या हो गया आंसर? कह रहा जी अप अप डाउन, ये बन गया प्रोटॉन। समझ गए होंगे बात कि प्रोटॉन पे कितना आवेश है, इनसे मिला के बना दिया मैंने। अब मुझे बनाना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, मुझे आवेश ख़त्म करना है। ठीक, तो कैसे करूं न्यूट्रॉन पे आवेश ख़त्म? इनसे करना है मुझे। ठीक, तो अप डाउन डाउन, यानी एक अप ले लेता हूं और 2 डाउन ले लेता हूं। ये देखिए, तो कुल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। देखो, तो इसका लिख देता हूं अप डाउन डाउन। ठीक, ये रहा उत्तर, एक प्रोटॉन के लिए
ये रहा उत्तर एक न्यूट्रॉन के लिए। मतलब कुछ खास सवाल नहीं था यार, बस कह रहा है कि इनको जोड़ दाड़ के बता दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आवेश कैसे बनेगा, और कुछ नहीं। ठीक, कल्पना है, अभी कल्पना नई नई कल्पना आई है। क्वार्क्स जो है एक नया कण है जो जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हुए हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक, प्रयोगों के आधार पर ये सत्य नहीं है अभी तक, प्रयोगों के आधार पर ये अभी सत्य साबित नहीं हुआ है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बत्तीस, अब आगे हैं सवाल नंबर 32 पर। 32 क्या कहता है? किसी यादृच्छिक स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार करिए। इस विन्यास की किसी शून्य विक्षेप स्थिति नल पॉइंट पर छोटा सा परीक्षण आवेश रखा गया है। यह दर्शाइए कि परीक्षण आवेश का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। इस परिणाम का समान परिणाम तथा चिन्हों के दो आवेशों के लिए सरल विन्यास के लिए सत्यापित कीजिए, सत्यापन कीजिए। एक रहा कोई विद्युत क्षेत्र कहीं नल पॉइंट है, दो आवेशों के बीच में कोई नल पॉइंट है, समान आवेशों के बीच में है या विपरीत आवेशों के बीच में है या उनके इधर उधर है। वहाँ पर अगर कोई आवेश रख दूँ मैं और उसे हिला दूँ तो कहता है वो वहाँ रुकेगा नहीं, वहाँ से भाग जाएगा। उसका जो उसकी साम्य अवस्था है वो स्थायी नहीं है, स्टैटिक या स्थैतिक साम्य अवस्था नहीं है। ठीक, देखो यही कह रहा है, नल पॉइंट है और ये यहाँ पर संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी है। संतुलन मतलब वहाँ रहे तो वहाँ से हिलाएं तो वहीं आ जाए घूम घूम के, यानी एक आवर्त गति की तरह चले। ठीक, एक आवर्त गति की तरह चले, ऐसा करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एक प्लस आवेश है और एक दूसरा भी प्लस आवेश है, इनके बीच में कहीं कोई नल पॉइंट है। नल पॉइंट यानी जहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है, इस बिंदु को P मान लूँ तो EP जो है वो शून्य है। ठीक, यहाँ पर एक आवेश रखूँ Q0 जिसका द्रव्यमान m मानूँ। ठीक, तो इस पर लगने वाला बल, ठीक यहाँ पर देखूँ तो इस पर लगने वाला बल जो है वो शून्य है, क्योंकि ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। अगर मान लीजिए मैं इसे इस दिशा में चलाऊँ, ऐसे थोड़ा छोड़ दूँ तो वापस आ जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। इस दिशा में चलाऊँ तो वापस आ जाएगा। यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये संतुलन में है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये संतुलन में है। लेकिन अगर लंबवत रेखा पे रखूं, यहाँ लाऊं इसे Q0 को और यहाँ रख के छोड़ दूं तो परिणामी बल जो है इसे ऊपर की तरफ चला देगा। यानी यहाँ पर इसका संतुलन स्थायी संतुलन या संतुलन है ही नहीं। ठीक, तो क्या लिखेंगे उत्तर में? आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आवेश संतुलन में है, किंतु रेखा के लंबवत संतुलन में नहीं है। अतः संतुलन में नहीं है, दोबारा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संतुलन में होने के लिए हर जगह हर दिशा में इसे विस्थापित कर दूं तो P पे ही वापस आना चाहिए, इसे कहेंगे संतुलन।
किसी खास दिशा में संतुलन में है, जैसा कि अभी आपने देख लिया कि इस रेखा पे चलाऊं थोड़ा सा तो वहीं आ जाएगा, नहीं, हर दिशा में संतुलन में होना चाहिए। तो केवल आवेशों को मिलाने वाली दिशा में संतुलन में है। वो आप देख रहे होंगे कि इसके पास खिसका दूं तो ये इसे प्रतिकर्षित कर देगा, उसकी तरफ खिसका दूं तो वो प्रतिकर्षित कर देगा। तो यहाँ बल शून्य है तो बार बार यहीं इसी दिशा में इस बिंदु P के दोनों तरफ इधर उधर हिलने लगेगा, लेकिन सिर्फ एक दिशा में, बाकी सब दिशाओं में नहीं है। तो इसका मतलब संतुलन अस्थाई है, अस्थाई संतुलन नहीं है। बस यही है इसका उत्तर। ये आवेश कह रहा है जी पहले भिन्न भिन्न ले सकते हैं, बाद में इनको समान ले सकते हैं, वो बात वही है, लिखना आपको इतना ही है, बात इतनी है, उत्तर यही है। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रारंभ में x अक्ष से अनुदिश vx जाल से गति करती हुई दो आवेशित प्लेटों के मध्य क्षेत्र में m द्रव्यमान तथा -q आवेश का एक ऋण कण प्रवेश करता है। प्लेटों की लंबाई l है तथा दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र बनाए रखा जाता है। दर्शाइए कि प्लेट के अंतिम किनारे पर कण का ऊर्ध्वाधर विक्षेप QEL² 2mvx² है। बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, बहुत ही बढ़िया। गति लगेगी इसमें, गति, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। चलिए कर देते हैं इसको। कह रहा है दो प्लेट हैं हमारे पास, ऐसे यूँ, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नगण्य है, वो नहीं बताएगा, नहीं लगाना आपको। और इन प्लेटों की जो लंबाई है वो L है। ठीक, अब इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र आप किसी भी दिशा में लगा लो, आपको सिर्फ विस्थापन बताना है। ऊर्ध्वाधर में ऋणात्मक आवेश है, तो मान लीजिए कि मैं इन पे विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ लगा लेता हूँ, तो विद्युत ऋणात्मक आवेश पर बल ऊपर को लग जाएगा। यानी मैंने इनमें विद्युत क्षेत्र ऐसे लगा लिया, देखो नीचे की तरफ ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र लगा दिया मैंने E। ठीक, यानी इस प्लेट को मैंने प्लस मान लिया अपनी तरफ से, और इस प्लेट को मैंने माइनस मान लिया अपनी तरफ से। ठीक, अब मैंने एक आवेश को, ऋणात्मक आवेश को x अक्ष के अनुदिश यहाँ से फेंका और इसको वेग दिया ux। इसका द्रव्यमान है m, आवेश है q माइनस में। ठीक, ये रहा वो कण, देखो ये रहा कण। ठीक, क्या होगा, इस पर लगने वाला बल, कहता है जी इस रास्ते पे चलेगा यूँ, इस पर लगने वाला जो बल है ऊपर की तरफ वो होगा QE, ऊपर की तरफ लगने वाला बल होगा F बराबर QE। ठीक, तो बल से क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। ऊर्ध्वाधर दिशा में कण का त्वरण, कौन सा त्वरण है, AY है। AY क्यों है, क्योंकि x अक्ष के लंबवत जो अक्ष है वो y है, तो AY के अनुदिश त्वरण है। कितना होगा, कितना बल लगा है, देखो बल लगा है QE, और कितना द्रव्यमान है इसका m। कहता ये वो त्वरण है जिसके कारण ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन होगा, यानी ये विस्थापन होगा, यह निकलेगा बाहर प्लेटों से, तो ये y होगा विस्थापन। ये देखिए। ठीक, अब ये विस्थापन कैसे होगा,
ऊपर की तरफ कोई वेग दिया है आपने, शून्य दिया है आपने जो वेग दिया है वो ux आगे को दिया है, आपने जो uy दिया है प्रारंभिक y पे वेग वो शून्य दिया है। ठीक, तो अगर आप गति को समझते हैं तो यानी y जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, y होगा uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, जहाँ t क्या है, समय है, यानी जो समय है वो कितना है l, आगे की दिशा में कौन सा वेग चलता है ux, और यहाँ से यहाँ तक जाने का समय क्या है t, तो ये होगा uxt। कितने समय तक, प्लेटों के बीच में चलता रहा, कहता है आगे जाने वाला वेग ही इस समय को निर्धारित करेगा। आगे जाने वाली दूरी x अक्ष के अनुदिश चली हुई दूरी है l, चाहे इसे विस्थापन कह लो। ठीक, यही बताएगा समय, क्योंकि आगे की दिशा में कण पर कोई त्वरण नहीं है, x अक्ष में कण पर कोई त्वरण नहीं है, तो यही बता देगा। दूरी चाल गुना समय, विस्थापन वेग गुना समय, जो भी कहो यहाँ पे दोनों बातें ठीक हैं। तो यहाँ से मुझे समय मिल गया, अब मैं y निकालता हूँ, ux है, uy 0 है, तो यहाँ 0 लगा देता हूँ, 0 गुना समय हाफ, ay का मान लगा देता हूँ qe/m, t का मान लगा देता हूँ, t का मान कितना आएगा ज़रा देख लो, लगे हाथ, ux, ये आ गया t का मान l/ux, तो इसे l/ux लगा देता हूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक, तो कुल मिलाकर मेरे पास यहाँ से y का मान आ गया 1/2 qe/m और l²/ux², यही मेरा उत्तर है। ठीक, यही मेरा उत्तर है, और इसमें उत्तर भी दे रखा है QEL² 2mVx²। इसको ux को वो क्या लिख रहे हैं पाठ्य पुस्तक वाले, इसे लिख रहे हैं vx, तो क्या कर दिया मैंने, vx के बजाय ux लिख दिया, बस कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ बदल लेना आप, ux x अक्ष पर दिया गया वेग। बात पक्की हो गई, तो ये सवाल भी हो गया तुम्हारा। इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र में आवेशों की गति, विद्युत क्षेत्र में आवेशों की गति। ठीक, बड़ा ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा काम आता है ये समझ ले यहाँ पे एक बार। ठीक, आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में प्रक्षेप्य गति। ठीक, उसी तरीके से ये हल होता है, सिंपल सा सवाल है। अब 34 जो नंबर का सवाल है वो इसी पे आधारित सवाल है। 34 नंबर में क्या करना है कि आपको मान डालने हैं। ठीक, तो ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा, यदि दूरी पर रखी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E का मान इतना हो, अभ्यास 3.3 में वर्णित कण की इलेक्ट्रॉन के रूप में कल्पना कीजिए। Vx बताया गया है, यदि 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र इतना ये बताया गया है, तो ऊपरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन कहाँ टकराएगा। ठीक, यानी यहाँ पर आपको प्लेटों के बीच की दूरी y ये बता रखी है। ठीक, आपको ये L निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेग है, आवेश है, द्रव्यमान है, सब कुछ है। कहाँ टकराएगा, L का मान आ जाएगा, इसी में लगा दो सारी चीज़ें। प्लेटों के बीच की दूरी y, ये y जो है ना, ये प्लेटों के बीच की दूरी बन जाएगी। यहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ प्लेट पर टकरा जाएगा, तो ये L पता लग जाएगा आपको। ठीक, कितनी दूर जाके प्लेट पर टकरा जाएगा, यानी इसी में आप मान लगा लीजिए, L की वैल्यू निकाल लीजिए। ये है सवाल नंबर 34। ठीक, चलिए, ये था हमारा NCERT का हल, संपूर्ण हल है। अगर आपने ये संपूर्ण हल देखा है तो मेरे साथ मेरे फुल कोर्स में आ जाइए, आपका स्वागत है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा फुल कोर्स का। अगर ये वीडियो YouTube पे है तो, अगर ये वीडियो YouTube पे है ही नहीं, आप फुल कोर्स में पढ़ रहे हैं, विद्याकुल पे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पढ़ते हैं। ओके, बाय।